हर एक आदमी की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम की वैल्यू को समझना। और मैंने बहुत पहले कहीं पे पढ़ा था कि जितने भी सक्सेसफुल आदमी हुए उनको एंटरटेनमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। और ये लाइन मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है अभी भी। आज से 25-30 साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था। मैं 1995 बैच का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर हूँ। मैंने जब 95 में ज्वाइन किया तो कुछ दिनों के बाद हमें काडर अलॉट हुआ। मैं आगमट काडर का हूँ। और आगमट काडर में जैसे आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली, चंडीगढ़, अब JNK भी उसमें आ गया है। इसके अलावा दमन दीव, गोवा, लक्षद्वीप और अंडमान, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश और कुछ 2 राज्य आते हैं। तो जो जर्नी रही शुरू से मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करना चाहता था। जैसा अब देश के बहुत सारे अधिकतम हमारे युवा पीढ़ी में लोगों का ये रहता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करें। मुझे कला से बहुत लगाव था शुरू से। तो स्कूल में मेरे जो कला के शिक्षक थे वो चाहते थे कि मैं फुल टाइम पेंटर ही बनूं। और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को ही बोला था कि इसको तो आप पेंटर बनाए, इसको शांति निकेतन भेजेंगे, वहाँ पे पढ़ाई करके पेंटर बनेगा। तो मेरे पेरेंट्स उतना उस तरफ वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पढ़ाई करेगा आगे चल के। फिर मैंने पढ़ाई की, लेकिन ये कला छूटा नहीं। जिस स्कूल से हम लोग आए हैं, मैं नेतरहाट से आया था। नेतरहाट विद्यालय आपको शायद पता हो, वो बिहार में एक बहुत ही बढ़िया स्कूल था, रेजिडेंशियल स्कूल था। उसमें ऑलमोस्ट संस्कृत मीडियम और हिंदी मीडियम में पढ़ाई की जाती थी। वहाँ पे कविता का स्तर बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे हर एक साल हिंदी कविताओं की अंत्याक्षरी हुआ करती थी, बहुत ही उम्दा स्तर की, बहुत ही बड़े स्तर की। तो कविताओं से लगाव तो स्कूल ने दिया। और अभी भी मेरे स्कूल का जो ग्रुप है उसमें एक ग्रुप सिर्फ कविताओं का है। उसमें लोग कविताएं लिखते हैं या दूसरों की कविताएं पोस्ट करते हैं। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप कविताओं का स्कूल के सारे इसका अभी भी बना हुआ है, जिससे हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। या तो अपनी कविताएं सब पोस्ट करते हैं या किसी बहुत अच्छे कवि की कविता पोस्ट करते हैं। तो कविताओं से इसलिए अभी तक लगाव बना हुआ है। तो रिजल्ट निकलने वाला दिन बहुत ही मेमोरेबल होता है। कोई भी आदमी कभी भी भूल नहीं पाता उस दिन को। मुझे भी याद है, मेरा पहला अटेम्प्ट था। और मेरा जो इंटरव्यू था बहुत अंत में हुआ था। तो उसके बाद नेक्स्ट अगले साल का PT बहुत क्लोज हो जाता है यदि आप इंटरव्यू लास्ट में देते हैं तो। और फिर तैयारी करने के लिए कोई टाइम नहीं आपको मिलता है। तो मैं भी थोड़ा सा चिंतित था कि अगले PT में क्या होगा यदि इस साल नहीं होता है। तो मैं उस समय कुछ दोस्तों से मिलने के लिए JNU गया हुआ था और JNU में ही था। तो सुबह में उस समय तक TV और दूसरा संचार माध्यम उतना ज़्यादा सशक्त नहीं हुआ था। तो लोग एक दूसरे से सिर्फ वो बातों में ही पता चलता था कि आज रिजल्ट निकलने वाला है या निकल गया है। तो मैं नहा धो के रूम में बैठा हुआ था। अच्छा, मेरे सिरहाने में शिलाल शुक्ल की किताब राग दरबारी हुआ करती थी और मैं राग दरबारी को उसमें बाइबल की तरह पढ़ता था। जब भी मौका मिले उसका कोई भी पेज उल्टा लीजिए और आपको हंसने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। तो मैं सुबह नहा धो के बैठा हुआ, तो कुछ करने के लिए था नहीं। तो मैं वही राग दरबारी उल्टा के और हंस रहा था कुछ पढ़ता हुआ। तो मेरा एक दोस्त उधर से आया, उसने कहा कि भाई तुम बैठे हुए हो, तुमने तो इंटरव्यू दिया इस साल, जाओ शायद रिजल्ट निकल गया है। तो फिर मैंने सोचा कि रिजल्ट निकल गया तो कोई जाके देखेगा, यदि मेरा हो जाएगा तो आके बता ही देगा, खुद जाके क्यों वहाँ पे उदास होना है। तो कहा नहीं तुम जाओ। तो उस समय मेरे पास पैसे थे नहीं। मैंने कहा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने करीब 15-20 रुपया निकाला, उसने कहा तुम जाओ अभी। फिर मैंने बस पकड़ा और बस से शाहजहां रोड के बदले वो मानसिंह रोड में शायद घुस गई। तो मैं उतरा वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर मैं पैदल चल के शाहजहां रोड पे गया। तो जो आप
रिजल्ट निकलता है उसमें एक शीट में 50 नाम होते हैं और 1000 के करीब लोग आते हैं, 600-700 के करीब। तो मैंने देखा कि वो जो लास्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो फर्स्ट पेज पे मुझे लगा कि यहाँ पे कम भीड़ है, तो मैंने सोचा कि देख लूँ कम से कम कि कौन-कौन है ऊपर से। तो फिर मैं ऊपर से देखने लगा तो अपना नाम देखा, तो फिर रोल नंबर भी डरते-डरते देखा तो वो भी सेम था। तो फिर मैंने बगल वाले जो मेरे साथ एक और कोई आदमी अजनबी सा था, उसको मैंने कहा कि आप ज़रा देखिए कि ये सेम रोल नंबर है, तो उसने भी चेक किया। उसने कहा आपको बहुत बधाई हो, आपका तो हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ी-सी लग्ज़री की जाए। मैंने एक ऑटो पकड़ा और फिर मैं ऑटो से आया, जो कि उस समय स्टूडेंट लाइफ में बड़ा मतलब मुश्किल होता था कि आप ऑटो अफ़ोर्ड कर सकें। तो ऑटो करते हुए फिर मैं जेएनयू आया, जेएनयू में सारे दोस्तों से मिला, फिर उसके बाद तो हिस्ट्री है। तो फिर मेरी पहली पोस्टिंग हुई अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में एक स्पेन से एक फ़ोटोग्राफ़र आया था और उसने मुझे दिखाया पूरे अरुणाचल का जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं था उसका फ़ोटोग्राफ लेके उसने आके मुझे दिखाया। तो मैंने भी उसको अपना फ़ोटोग्राफ दिखाया। तो उसने कहा कि तुम्हारा फ़ोटोग्राफ तो बहुत ही बढ़िया है, तुम क्यों नहीं इसको परस्यू करते हो? तो फिर मुझे लगा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए फ़ोटोग्राफ़ी सीरियस वे में। फिर मैंने उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अरुणाचल प्रदेश के सारे ट्राइब्स पे करना है फ़ोटोग्राफ़ी, आप मुझे छुट्टी दे दें। तो उस समय मैं डिप्टी कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर को छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें छुट्टी मिलती है और बहुत ही उस समय दुर्गम था। अरुणाचल प्रदेश आज से 30 साल पहले बहुत ही मुश्किल प्रदेश था, एक जगह से दूसरे जगह जाना। लेकिन उन्होंने छुट्टी दे दी थी। उन्होंने कहा कि एक साथ 1 महीने की नहीं मिल सकती है, 2 बार में 15-15 दिनों के लिए छुट्टी मिलेगी। तो फिर मेरा एक और वहीं का मित्र था, उसके साथ हम लोगों ने 9 ट्राइब्स पे एक्सटेंसिव फ़ोटोग्राफ़ी की। उनके बारे में जाना, पढ़ा, समूह से बातचीत की और बहुत ही टफ़ था वो जर्नी, बहुत कभी-कभी बहुत ही टफ़ हो जाता था। लेकिन जो अब मैं सोचता हूँ कि इतना मज़ा आया, वो अद्वितीय है। फिर दिल्ली में पोस्टिंग हुई तो दिल्ली में मुझे बहुत सारे मैं पदों पे रहा और उसमें बीच में मुझे थोड़े समय के लिए आर्ट एंड कल्चर भी मिला था, जिसको बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उस समय मैं जो मुख्यमंत्री थे उनका सचिव भी था और उसके साथ-साथ ये भी पद था। तो वक़्त बहुत कम मिलता था, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के जो छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हैं, उन सारे मॉन्यूमेंट्स को हम लोग रेनोवेट करके और उस पे बहुत ही बढ़िया एक लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तोहफ़ा हो सकता है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया वो निकल के आएगा। पहले तो हम लोगों ने इंटैक्ट के साथ उसको कंज़र्व किया, उसके बाद रेस्टोर और कंज़र्व किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें लाइटिंग करवाई। उसके बाद हम लोगों ने उस पे एक किताब लिखी। तो सबों ने मुझे कहा कि आप इस पे क्यों नहीं किताब लिखते हैं? तो फिर उस समय दिल्ली गवर्नमेंट के लिए वो किताब लिखी गई और 2000 करीब 10-11 के करीब। तो वो पहली किताब है दिल्ली पे लेसर नोन मॉन्यूमेंट्स, इसका नाम भी है लेसर नोन मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली। उसके बाद फिर मैं 1 साल इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया, फिर वहाँ से आया। इंग्लैंड में भी मैंने थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी की और वहाँ के भी फ़ोटोग्राफ़र्स से बहुत सारा इंटरेक्शन हुआ। फिर इंडिया आया और अपने यहाँ पर भारत सरकार में काम करने का मौका मिला। फिर अंडमान में मेरी पोस्टिंग हुई। तो अंडमान मैं पहले से सोच के गया हुआ था कि अंडमान को तो जितना देख सकूँ, जितना समझ सकूँ उतना ही बढ़िया है। तो अंडमान पे फिर मैंने किताब लिखी एक, उसमें ये नॉर्मल कॉफ़ी टेबल बुक नहीं है, ये लार्ज फॉर्मेट बुक दिखता है, लेकिन ये वेल रिसर्च यहाँ के पूरे इम्पीरियल हिस्ट्री का पूरा रिसर्च है और उसको इस तरह लिखा गया है कि ताकि जल्दी लोग पूरी की पूरी अंडमान की हिस्ट्री को समझ सके।
इसके अलावा अंडमान तो आप जानते हैं कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह है वो। और फिर उस पे फ़ोटोग्राफ़ी की गई और फिर वो किताब पेंगुइन ने पब्लिश की है अभी। हर एक आदमी की लाइफ़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अ, टाइम की वैल्यू को समझना। और मैंने बहुत पहले कहीं पे पढ़ा था कि जितने भी सक्सेसफुल आदमी हुए, उनको एंटरटेनमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। और ये लाइन मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है अभी भी। आज से 25-30 साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि जो भी सक्सेसफुल हुआ, उसको कोई एंटरटेनमेंट या रिलैक्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। कितना आपके पास सबों के पास 24 घंटे ही हैं और 24 घंटे में हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको। और काम का प्रेशर तो हमेशा रहता है और काम में भी एक्सेल करते हुए कैसे अपनी हॉबीज़ को जिस चीज़ में आप चाहते हैं उस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली थोड़ा डेडिकेशन और अंदर से चाहत भी होनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में सबसे तैयारी करते समय सबसे कठिन एग्ज़ाम है, क्योंकि उसमें हमारे टाइम में 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब तो शायद 1 सब्जेक्ट मेंस में होता है। और जीएस में ऑलमोस्ट सब चीज़ होता है, पूरी दुनिया का सब चीज़। तो उसमें ये महत्वपूर्ण है कि आपको आपका फ़ोकस कहाँ है, आपको कितना पढ़ना है। क्योंकि आप सारी चीज़ें बेहिसाब, बेतहाशा पढ़ते जाएँगे, तो फिर आप रिटेन नहीं कर पाएँगे। तो आपका फ़ोकस जो है शुरू से ही रहे कि मुझे ये सब पढ़ना है और इन सारी चीज़ों पे क्या छोड़ना है, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा सोच के चलना कि नहीं, मुझे इतनी चीज़ों को कॉन्सन्ट्रेट करके पढ़ना है और एक एक तरीके से पढ़ना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका रिटेंशन कितना है। रिटेंशन बहुत आवश्यक है। इसके साथ-साथ लिखने का की कुशलता, लिखने में का कौशल जो है वो बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैक्ट्स के बेसिस पे सिविल सर्विसेज़ नहीं निकाला जा सकता है। उसमें आपको तार्किक होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आंसर्स में कितने लॉजिकल हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान दें कि हम जो लिख रहे हैं, उसमें उस सारे आंसर में, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का आंसर हो, चाहे वो एसे हो या कोई जीएस का क्वेश्चन हो, उसमें हम कितने लॉजिकल हैं और कितने कन्विंसिंग हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है बनिस्बत इसके कि आप उस सब्जेक्ट के संदर्भ में 10 नई चीज़ें लिख रहे हैं या 15 नई चीज़ें लिख रहे हैं। आपका जो मंतव्य है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।